अध्याय 272 गंदी गलतफहमी। तो उसे जाने दो। मेई शू की अभिव्यक्ति ठंडी और चिड़चिड़ी थी। जियान वह बता सकता था कि वह बुरे मूड में थी और जाना नहीं चाहती थी। उसका सौम्य चेहरा और अधिक मुखर हो गया। मिस मेई, क्या आप उस अतिरिक्त मदद को भूल गई हैं जो लॉर्ड सी ने आपको इतने लंबे समय तक दी है? उसे रात के खाने पर आमंत्रित करने के अलावा आपने वास्तव में उसे कभी भी भुगतान नहीं किया है। वह उस पर नैतिक दबाव डालकर उसे लूसी को वापस लाने के लिए राजी करने को तैयार था। मेई शू ने ठंडे चेहरे से कहा, क्या आप मास्टर सी की ओर से निर्णय ले सकते हैं? जब तक मैं आज रात आपके साथ जाऊंगा, क्या आप उसके और मेरे बीच का कर्ज माफ कर सकते हैं? जियान वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन एक बार जब शब्द निकल गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह केवल गोली काट सकता था और सिर हिला सकता था। अगर मिस मेई आज रात मास्टर सी की हालत को स्थिर करने में मदद कर सकती है तो मैं मास्टर सी को आपको फिर से परेशान न करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा, मेई शू ने मजाकिया मुस्कान बिखेरी। क्या होगा यदि आप यह नहीं कर सकते? जियांग ही ने दृढ़ता से कहा, मैं मास्टर सी को आज रात जो कुछ भी हुआ वह सब बताऊंगा। चिंता मत करो, हमारे मास्टर सी ने इतने सालों तक कभी भी दूसरों को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। चूंकि अब आप मास्टर सी के साथ बातचीत करने के इच्छुक नहीं हैं, मास्टर सी निश्चित रूप से आपको परेशान नहीं करेंगे। याद रखिए कि आपने क्या कहा था। मेई शू द्वारा उसकी ओर उदासीनता से देखने के बाद वह मुड़ी, कार की ओर चली गई, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जियांग उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक भारी एहसास था जो दूर नहीं होगा। उसे लग रहा था कि आज रात जो हुआ उसे जानने के बाद मास्टर सी उसे जाने नहीं देगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता तो शायद मेई शू उसके साथ नहीं जाती। मास्टर सी की पसंद के हिसाब से यह और भी कम था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि उन 10 मिनटों के दौरान क्या हुआ था, जो दो लोगों को, जो मधुर और स्नेही लग रहे थे, इस ओर मोड़ने में वह चूक गया था। जियांग ही ने पूरे रास्ते सीधा चेहरा रखा और तुरंत पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर कार रोक दी। मेई शू दरवाजा खोलने के लिए उसके आने का इंतजार किए बिना कार से बाहर निकल गया। जैसे ही वे दोनों सामने आए, एक पुलिस अधिकारी तुरंत उनकी ओर दौड़ा, मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। आखिरकार आप आ ही गए, कृपया उसे ले जाएं, वह हमारे स्टेशन पर हंगामा मचा रहा है। जियांग ही और मेई शू ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से लाउंज में भाग गए। प्रवेश करने से पहले उन्होंने अंदर लूसी की क्रूर आवाज सुनी, मुझे जल्दी से बाहर जाने दो, मैं सिस्टर को देखना चाहता हूँ, मैं सिस्टर मेई शू को ढूंढना चाहता हूँ। शोर सुनकर जियांग ही ने तुरंत दरवाजा धकेला और अंदर घुस गया। लाउंज के अंदर कई पुलिस अधिकारी विभिन्न खिलौनों के साथ एक लंबे वयस्क व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे दृश्य बेतुका और हास्यास्पद लग रहा था। लेकिन जियांग ही को हंसने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये स्थिति आज रात बढ़ गई थी और उसे पता नहीं था कि इसे कैसे हल किया जाए। बहन, जैसे ही लूसी ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से रास्ता रोक रहे पुलिस अधिकारियों को दूर धकेल दिया, मेई शू के पास भागा और ध्यान से उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, आप अंततः जियो बाओ को देखने के लिए यहाँ हैं। जियो बाओ थका हुआ है और आपके साथ सोना चाहता है। एक पल के लिए कमरे में बचे सभी पुलिस अधिकारी एक स्वर में उनकी ओर देखने लगे। मेई शू के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान दिखाई दी। जियो बाओ, अच्छे बनो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। दीदी, आप जियो बाओ के सिर को क्यों नहीं छूती? उस आदमी ने अपना सिर झुकाया और बहुत हैरान और व्यथित भाव से बोला। जब मेई शू ने लूसी को इस तरह देखा तो उसका रवैया नर्म हो गया और वह धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरने के लिए आगे बढ़ी। ठीक है, ठीक है, बहन ने तुम्हें थपथपाया। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जियो बाओ ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? उस आदमी ने अपने पेट को प्यार से रगड़ा और प्यार से सिर हिलाया। जियो बाओ मछली खाना चाहता है, बहन इसे जियो बाओ के लिए पकाती है। ठीक है, चलो घर चलते हैं और मछली खाते हैं, चलो। मेई शू ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लूसी ने तुरंत अपना बड़ा हाथ जियो बाओ की हथेली में डाला और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। ये बहुत अच्छा है, बहन जियो बाओ के लिए बहुत अच्छी है। फिर जियो बाओ, आपको अच्छा होना चाहिए और बहन की बात सुननी चाहिए। रात के खाने के बाद आप उस भाई के साथ घर जा सकते हैं। उसका हाथ पकड़ते हुए मेई शू ने जियांग हे की ओर इशारा किया, जो अनुवर्ती मामलों से निपटने के लिए लाउंज में रह रहा था। हालांकि इस बार लूसी ने बात मानने से इनकार कर दिया और हठपूर्वक अपना सिर हिला दिया। जियो बाओ पिछली बार की तरह बहन के साथ सोना चाहता है, मैं बुरे आदमी के साथ नहीं जाना चाहता। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जियांग वह एक बुरा व्यक्ति है? मेई शू इसके बारे में थोड़ा उत्सुक था। वह ये भी जानना चाहती थी कि लूसी जियांग हे के प्रति इतना प्रतिरोधी क्यों था, जबकि वह उसका सबसे करीबी था। तार्किक रूप से कहें तो जियांग ही वह व्यक्ति था जो सबसे लंबे समय तक उसके साथ था। लूसी ने अपने निचले होंठ पर एक हाथ रखा, जिसमें एक प्यारी, विरोधाभासी और हैरान अभिव्यक्ति दिखाई दी, और उसे हकलाने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि वह भाई हर बार जियो बाओ को बहुत दर्दनाक बनाता है।
जियो बाओ उसे पसंद नहीं करता है और जियो बाओ बहन को पसंद करता है। बहुत दर्द भरा। मेइशू की अभिव्यक्ति उग्र हो गई और उसने आगे कहा, उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? उसने जियो बाओ को कार में खींच लिया। जैसे ही वह बोल रहा था, मेइशू ने कार के दरवाजे में फंसे बड़े आदमी को सीट पर धकेल दिया। लूसी की बातें सुनकर उसे तुरंत एक गंदे दिमाग वाले बदमाश की तरह महसूस हुआ। वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जियो बाओ, तुम वास्तव में वह कैंडी चाहते हो जिसका वादा एक ने तुमसे किया था, है ना? अध्याय 273 छोटे भाई में परिवर्तन। जियो बाओ को बहन की कैंडी सबसे ज्यादा पसंद है। बहन, क्या आप जियो बाओ को कुछ कैंडी दे सकती हैं? बहुत समय हो गया है जब से मैंने कोई कैंडी खाई है। जैसे ही लूसी ने बात की, उसने मेइशू की आस्तीन भी खींची। उसकी लंबी, संकीर्ण आंखें चमक रही थी जैसे कि वे प्रकाश के छोटे छोटे छींटों से भरी हों। उसके होंठ नीचे की ओर मुड़े हुए थे और दयनीय लग रहे थे, जो उसके दबंग रवैये से बिल्कुल विपरीत था जब वे कुछ क्षण पहले अकेले थे। उसके होठों के नर्म और मधुर स्पर्श से मेइशू को देर से एहसास हुआ कि इस आदमी ने उसे ढूंढने के लिए बार में आने से पहले शायद चुपके से कैंडी खा ली थी। नहीं तो उसका मुंह इतना मीठा कैसे हो सकता था? बहन, जियो बाओ असमंजस के साथ उसकी जटिल आंखों में झांकते हुए उसके पास आए। मेइशू ने तुरंत अपने दिमाग से सभी अनुचित विचारों को बाहर निकाल दिया और जैसे जैसे वह करीब आती गई, उसे फिर से वह घुसपैठ या गंध महसूस हुई। उसने जानबूझकर उसे जबरदस्ती दूर धकेल दिया और इससे पहले कि वह रोना शुरू कर सके, उसने एक छिला हुआ लॉलीपॉप उसके मुंह में ठूंस दिया। उसके मुंह में तुरंत मीठा स्वाद घुल गया। लूसी की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। जब जियान वह लौटा और उसने लूसी को कार में मेइशू के हाथ से चिपके हुए देखा, तो उसने गहरी सांस ली। भगवान का शुक्र है कि मिस मे आज रात यहाँ थी, अन्यथा उसे पुलिस स्टेशन से वापस लाने में सिरदर्द हो जाता। तुम एक बुरे इंसान हो। जैसे ही लूसी ने उसे देखा, वह तनावग्रस्त हो गया और जियांग ही से बचते हुए मेइशू के पीछे छिपता रहा। जियांग, उन्होंने एक असहाय मुस्कान दी। मास्टर सी का दूसरा व्यक्तित्व वास्तव में मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या आपने किसी पेशेवर डॉक्टर से मरीजों के इलाज के बारे में विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया है? मेइशू ने जियांग हे की ओर निराशाजनक दृष्टि से देखा, जो पहले से ही ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना सिर खुजाया और कहा, मुझे प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन मिस्टर सी मेरी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए कभी कभी मिस्टर को बेनकाब करने से बचने के लिए सी की स्थिति, मुझे कुछ अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करना होगा। सौभाग्य से जब से श्री सी मिस मेई से मिले, उनकी बीमारी की शुरुआत की आवृत्ति काफी कम हो गई थी और जब तक मेइशू वहां थे, उनका व्यवहार असाधारण रूप से अच्छा हो गया था, इसलिए जियान को बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि आज रात की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मिस मेई अब श्री सी के मामलों से निपटना नहीं चाहेंगी। तो उनके बीच क्या हुआ था? जियान वो पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने अपना लहजा नरम करते हुए गाड़ी चलाना जारी रखा। उन्होंने सूक्ष्मता से सलाह दी, ऐसा लगता है कि मास्टर सी अभी भी मिस मेई के प्रति सबसे अधिक ध्यान रखते हैं। मिस मेई, आप यह नहीं जानती होंगी, लेकिन जब से मास्टर सी आपसे मिले हैं, वह आपके मामलों को लेकर बहुत चिंतित हैं, चाहे वह अस्वस्थ हो या नहीं। यदि आपको कभी किसी सहायता की आवश्यकता होगी, तो मास्टर सी आपकी मदद करने के लिए समय निकालेंगे, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। मेइशू ने जो कुछ कहा वह समझ गया, लेकिन आज रात उसने जो किया वह उसकी दयालुता का बदला चुकाने के बारे में नहीं था। मेइशू ने आह भरते हुए कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज रात मैं निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। जहां तक कल की बात है, उसके होश में आने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बीच हुए समझौते का सम्मान करेंगे। जियान वह उसके दृढ़ शब्दों पर चुप हो गया। वह तेजी से कार को मेई के घर तक ले गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रस्थान करने से पहले वे दोनों घर में प्रवेश कर चुके थे। उस शाम जो हंगामा हुआ वह काफी गंभीर था और उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि कुछ लोग चुप रहें। घर के अंदर पहुंचते ही एक छोटी सी आकृति मेइशू की बाहों में आकर बोली, बहन, आप आखिरकार वापस आ गईं। पिताजी आज रात घर नहीं आएंगे। गणित की एक समस्या है जिसे मैं हल नहीं कर सकता, लेकिन भाई ने मुझे इसे समझाने से इनकार कर दिया। मेइशू अवाक रह गई, सोच रही थी कि क्या उसके दो छोटे भाई किसी और बहस में पड़ गए हैं। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि आज रात बार से लौटने के बाद मेई जिंग ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और रात का खाना भी नहीं खाया था। मेइशू चिंतित थी और उसने अस्थायी रूप से लूसी को मेई यान की देखभाल के लिए सौंप दिया। अभी इसे अपने कमरे में ले जाओ, उसे इधर उधर भटकने मत दो और उसे कुछ भी खाने मत दो। मैं तुम्हारे भाई को देखने के लिए ऊपर जाऊंगा। बड़ी बहन, तुम इस थक को फिर घर क्यों ले आई? लूसी को देखते ही मेई यान कुछ परेशान लग रहा था। पिछली बार इस शख्स ने अपनी बहन के कमरे में रहने की जिद की थी और यहाँ तक कि उसके साथ सोना भी चाहता था। उसकी बहन ऐसे बेशर्म थक के साथ क्या कर रही थी? उसे मानसिक समस्याएं हैं। यान, तुम उससे बड़ी हो, तुम्हें इस छोटे भाई की अच्छी देखभाल करनी चाहिए।
मेई शू ने आराम से उसके सिर को छुआ और जल्दी से ऊपर चली गई। उसके शयन कक्ष में प्रवेश करने पर वहां शांति थी, केवल कागज पर कलम के खरोंचने की आवाज आ रही थी। डेस्क लैंप के नीचे बैठे युवक ने शोर सुना और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मेई यान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे परेशान मत करो? मुझे टेस्ट पेपर का ये सेट आज ही खत्म करना होगा, नहीं तो मुझे आज रात नींद नहीं आएगी। अचानक प्रेरणा क्यों? मेई शू गर्मजोशी से मुस्कुराए। उसकी आवाज सौम्य और शांत थी, लेकिन इससे किसी तरह मेई जिंग को असहजता महसूस हुई, जिसके कारण उसे गलत चरित्र लिखना पड़ा। उसने कलम नीचे रखा, देखा और त्याग भाव से कहा, बहन, क्या मैंने तुम्हारे लिए एक असली आदमी बनने का वादा नहीं किया था? इसलिए मैंने अब से गंभीरता से अध्ययन शुरू करने का फैसला किया है। शिक्षक ने आज बहुत सारा होमवर्क सौंपा और मैंने बार में कुछ समय बर्बाद किया, इसलिए अब मुझे हर सेकंड का अधिकतम लाभ उठाने की जरूरत है। अध्याय 274 लंबे समय से प्रतीक्षित प्रशंसा। जैसे ही मेई शू ने उसकी बात सुनी, उसने उस टेस्ट पेपर को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया जिस पर वह काम कर रहा था। उसकी आंखें गर्व से भर गईं और उसने कहा, हमारा अजिंग वास्तव में बड़ा हो गया है। आपने इन पिछले प्रश्नों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा काम करते रहो। क्या आपको सचमुच ऐसा कहने की जरूरत है? मेई जिंग शर्मा गए और असहज महसूस करते हुए अपनी कुर्सी थोड़ी दूर कर ली। फिर उन्होंने अनिश्चित रूप से पूछा, मैंने आज रात खराब प्रदर्शन नहीं किया क्या? एक शेन कुआन, उस बूढ़े व्यक्ति को मेरी पहचान पर ध्यान नहीं देना चाहिए था और लू मिंग को संदेह नहीं हुआ। क्या मैंने आपके लिए चीजें कठिन बना दी हैं? मुझे पता है कि मेरे पास सुधार की गुंजाइश है, लेकिन भविष्य में मेरे पास और अधिक अनुभव होगा। मुझे यकीन है कि मैं अगली बार इससे बेहतर कर सकता हूँ। इसलिए अगर भविष्य में आपको ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े, तो क्या आप मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकते और मुझे आपकी मदद करने नहीं दे सकते? उसने खुद से बात करना जारी रखा, कभी भी मेई शू की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह उसकी आंखों में भूख या तिरस्कार की झलक न देख ले। इस कार्य को पूरा करने और मेई शू की पूरी योजना में सहयोग करने के लिए उसने उस बार के प्रबंधक से काफी समय तक आग्रह किया और अंततः उसे बार में प्रशिक्षु बारटेंडर के रूप में काम करने के लिए सहमत कर लिया। उसने खुद को एक ड्रॉप आउट और बेघर किशोर के रूप में प्रच्छन्न किया, जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी गरिमा का त्याग करने को तैयार था, ताकि एक स्थिर नौकरी हासिल की जा सके और आजीविका कमाने में सक्षम हो सके। उन्होंने सत्य की खोज की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए ही ऐसा किया। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और भले ही मेई शू ने कहा कि उनके प्रदर्शन में खामियां थीं, फिर भी वह निराश नहीं होंगे। वह अन्य मामलों पर समझौता कर सकता था, लेकिन जब उसकी मां की मृत्यु के कारण की जांच करने की बात आई तो वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सका। जैसे ही वह अपने विचारों में खोया हुआ था, अचानक एक गर्म हाथ उसके सिर पर पड़ा। मेई जिंग ने आश्चर्य से ऊपर देखा, तभी उसकी मुलाकात दो कोमल और उदासीन आंखों से हुई जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इस समय उन आंखों का मालिक उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मेई जिंग, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। उसकी छाती मानो फटने वाली थी। मेई जिंग उत्साह से उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें उसकी आंखों से बंद थीं और उसके भीतर एक उग्र जुनून जल रहा था। बहन, क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? उसने अतीत में कई चीजें की थी, ये सोचकर कि वे सही थी, और कभी कभी उसने वास्तव में घर में परेशानी पैदा की थी। हालांकि अन्य समय में उन्होंने वास्तव में परिवार की मदद की थी। लेकिन इस सब के दौरान उसे केवल अपने पिता की फटकार और अपनी सौतेली मां वांग यू की शिकायतें ही मिली। वह बेकार महसूस कर रहा था क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक दबाया गया था और उसने वास्तव में माना कि वह एक बेकार था। ये पहली बार था जब उसने इतनी सीधी प्रशंसा सुनी थी और एक पल के लिए वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। चिंतित था कि मेई शू के इस वाक्य को समाप्त करने के बाद उसे एक बार फिर कष्टप्रद आलोचना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेई जिंग मुस्कुराए और उसे आश्वस्त करते हुए कहा, बेशक, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। आह जिंग, तुम बहुत अद्भुत हो। क्या आप प्रशंसा के पात्र नहीं हैं? आज रात आपने वास्तव में बहुत अच्छा किया। आपने मुझे रोका नहीं, इसके विपरीत आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। यदि यह एक साधारण सभा होता तो शायद मुझे उनकी चुप्पी खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते, लेकिन दूसरी ओर आपने हमारी मां की मृत्यु का कारण उजागर करने में मेरी मदद करने के लिए मामले को अपने हाथों में ले लिया। आप सचमुच उत्कृष्ट हैं। मेई जिंग अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं रोक सका और वह उसके सामने लगभग रो पड़ा। वह तुरंत दूर हो गया, अपने हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए दबी हुई आवाज में बोला, यह अच्छा है कि तुम जानते हो, अगर अगली बार मैं कुछ और कर सकता हूँ तो तुम आ सकते हो और मुझे पा सकते हो। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले कम आंका था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? मेई शू मुस्कुराया, उसके कंधे को थपथपाया और उसके करीब झुक गया। उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम क्यों रो रहे हो? और जिंग, क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम पुरुष बनना चाहते हो? कौन रो रहा है? मेई जिंग ने चिढ़कर उसकी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं।
उसने अपने होठों को सीधा कर लिया और काफी व्यथित लग रहा था। मेइशू ने उदासीनता से उसे देखा। इस अभिव्यक्ति ने उसे आज रात की शुरुआत में लूसी की याद दिला दी। जब उसने उससे पूछा कि जश्न मनाने लायक क्या है, तो उसके चेहरे पर भी वही भाव थे। फिर वह उसे चूमने से खुद को नहीं रोक सका। मेइशू को अचानक तेज गर्मी महसूस हुई, जिससे उसकी नज़र तुरंत हट गई। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद खाना खाना याद रखें। मैं घर की नौकरानी को बाद में आपके लिए कुछ रात का खाना छोड़ने के लिए कहूँगा। सुनिश्चित करें कि आप इसे खा लें। भविष्य में कोई भी खाना छोड़ना नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया। मेई जिंग ने अपनी नाक की आवाज उजागर होने के डर से ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने बस उन शब्दों को अपने दांतों से दबा लिया। मेइशू कमरे से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वह इस समय लूसी को लेकर चिंतित थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह दूर थी तो क्या उसका मेई यान के साथ झगड़ा हो चुका था। निश्चित रूप से जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने मेई यान को गुस्से में उसे डांटते हुए सुना, मुझे पता था कि तुम एक बड़े धोखेबाज थे। तुमने वास्तव में मेरी बहन को धोखा देने के लिए एक बच्चे होने का नाटक किया था। तुम बेशर्म आदमी हो। मेइशू का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह जल्दी से देखने के लिए उसके पास गई। उसने लूसी को एक कोने में दुबका हुआ पाया, बहुत व्यथित लग रहा था, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। यान यान, तुम क्या कर रहे हो? मेइशू ने अपनी भौहें सिकुड़ी। सबसे पहले लूसी को उठने में मदद की और उसे एक कुर्सी पर बैठाया। फिर उसने हैरान भाव से मेई यान की ओर देखा। अध्याय 275 अचानक शांत हो जाना। मेई यान ने मेज पर रखा कागज उठाया और मेइशू को दे दिया। बहन, अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न पर एक नजर डालें। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे करना है, और वह इसे हल करने में कामयाब रहा। क्या आपको नहीं लगता कि वह दिखावा कर रहा है? मेइशू ने प्रश्न पर नजर डालने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसके लिए इस प्रश्न पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लूसी के लिए, जिसकी बुद्धि केवल एक छोटे बच्चे के स्तर पर थी, यह अपेक्षाकृत कठिन होना चाहिए। जियो बाओ, बहन बताओ, तुमने इस प्रश्न को कैसे हल किया? मेइशू ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसे संदेह नहीं था कि वर्तमान लूसी दिखावा कर रही थी। आखिरकार वह आदमी रोने जैसा अपमानजनक काम नहीं करेगा क्योंकि उसे एक बच्चा परेशान कर रहा था। लूसी को वास्तव में सांत्वना मिली और वह झिझकते हुए बोला, दीदी, लिटिल ट्रेजर ने पहले भी गणित के प्रश्नों का अध्ययन किया है। मेइशू वास्तव में इससे आश्चर्यचकित थी। उसकी आंखें चमक उठी और वह पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, तुमने पढ़ाई की है? तुम्हें किसने पढ़ाया? दादाजी ने मुझे सिखाया। लूसी ने गर्व से अपना सिर उठाया। लेकिन जियो बाओ ने लंबे समय से दादाजी को नहीं देखा है। वह राजधानी में अपने दादाजी का जिक्र कर रहे थे। वास्तव में उसने अपने दादा को लंबे समय तक नहीं देखा था क्योंकि उसने स्वास्थ्य लाभ के लिए लिन सिटी आने का फैसला किया था। मेइशू देख सकती थी कि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से उसे एक लॉलीपॉप थमा दिया। जियो बाओ, चलो अब खाना खा लें। खाना खत्म करने के बाद बहन तुम्हें सुला देगी। ठीक है। लूसी ने आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण किया। उसने अपने हाथ में कैंडी पकड़ रखी थी, मीठी मुस्कान दी और मेइशू ने उसे बाहर निकाला। जाने से ठीक पहले लूसी की आंखें चमक उठी क्योंकि वह अचानक मुड़ा। उसने मेई यान की ओर एक धूर्त मुस्कान फेंकी, जिसे उसके पीछे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया जा रहा था। मेई यान गुस्से में थी। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके पीछे लपकता हुआ चला गया। फिर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने गुस्से से टेस्ट पेपर मेज पर पटक दिया और लिखना जारी रखा। बटलर ने पहले ही मेइशू के कमरे में खाना भेज दिया था। वह लूसी को अंदर ले गई और उसे मेज पर बैठने और उसे व्यक्तिगत रूप से खिलाने के लिए कहने से पहले अपने हाथ धोने के लिए कहा। लूसी ने लॉलीपॉप चबाया और एक ही बार में निगल लिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और चम्मच पर खाना खाने के लिए अपना सिर बाहर निकाला, पलक झपकते ही उसकी मूल रूप से साफ और स्वच्छ आंखें गहरी और उदास हो गईं। उसके दिमाग में प्रकाश की चमक फीकी पड़ गई और लूसी अचानक जाग गई। उसने मेइशू की ओर देखा, जो अब उसके बहुत करीब थी, अभी तक स्थिति को नहीं समझ रही थी। हालांकि उसने फिर भी उसके द्वारा दिया गया खाना खा लिया, बिना किसी परेशानी के। जियो बाओ का व्यवहार बहुत अच्छा है। मेइशू ने अभी तक कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे देने के लिए एक चम्मच खाना उठाया, एक प्यारी माँ की तरह कोमल। लूसी क्षण भर के लिए विचलित हो गई, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया। भोजन का एक कौर निगलने के बाद उसने धीरे धीरे चबाया और मुस्कुराया, बहन, आप जो खाना खिलाती है वह वास्तव में स्वादिष्ट है। मेइशू ने उसकी ओर कृपापूर्वक देखा। जियो बाओ, अगर तुम्हें ये पसंद है तो और खाओ। लूसी ने गहरी सोच में अपना सिर नीचे कर लिया। जब मेइशू ने उसे दोबारा खाना खिलाया तो वह अचानक आगे बढ़ा और चम्मच को दूर धकेल दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, बहन भी खाना चाहिए। मेइशू ने संतोष का चेहरा दिखाया और कहा, अच्छा लड़का, बहन खाना खाने से पहले तुम्हारे खत्म होने का इंतजार करेगी।
लूसी ने बात करना बंद कर दिया और मेशू द्वारा उसे खिलाए गए प्रत्येक चम्मच भोजन को गंभीरता से खाने के लिए अपनी आंखें नीचे कर लीं। वह बहुत धीरे धीरे चबाता था, क्योंकि केवल इसी तरह से वह उनके दुर्लभ गर्म समय को विलंबित कर सकता था। दुर्भाग्य से, चाहे वह उसकी सज्जनता की कितनी भी चाह रखता हो, उसका कटोरा धीरे धीरे खाली हो गया। उसकी आंखों में पछतावे की झलक झलक उठी। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो लूसी की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। बहन, जियोबाओ स्नान करना चाहता है। मेशू को कुछ भी गलत नहीं लगा। जल्दी से खाना खत्म करने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अभी छोटे भाई के पास ले जाती हूँ और उससे तुम्हें स्नान कराने के लिए कहती हूँ। नहीं, लूसी ने गंभीर भाव से उसे देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। जियोबाओ बहन के साथ स्नान करना चाहता है। नहीं, आप नहीं कर सकते। इस बार मेशू अड़े हुए थे। हालांकि जब उसने लूसी के चेहरे पर उदास भाव देखा तो उसने तुरंत समझाया, जियोबाओ एक लड़का है और केवल लड़कों के साथ स्नान कर सकता है। लूसी ने उसकी ओर ऐसे झपकाया मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आया हो। क्यों? मेशू को सिरदर्द महसूस हुआ। इस पहलू में ज्ञान को लोकप्रिय बनाना बहुत महत्वपूर्ण था। मेशू एक छोटे लड़के को लिंग भेद की अवधारणा सिखाने में संकोच नहीं करेगी जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन समस्या ये थी कि इस समय उसका सामना एक वयस्क पुरुष के शरीर से था। इससे वह बहुत सी बातें कहने में असमर्थ हो गई और उसे सख्त चेहरा बनाकर कहना पड़ा, अगर मैं ना कहूं तो यह नहीं है। अगर तुम नहीं सुनोगे जियोबाओ, तो बहन तुम्हें अब और पसंद नहीं करेगी। नहीं नहीं, जियोबाओ सुनेगे, लूसी ने आज्ञाकारी बनने की कोशिश करते हुए तुरंत उत्तर दिया। मेशू अंततः संतुष्ट हो गई और उसे बाहर ले गई। उसकी हथेली में बड़े हाथ की गर्माहट धीरे धीरे बढ़ती गई और मेशू को एक पल के लिए संदेह हुआ, लेकिन उसने अंततः इसे एक तरफ रख दिया। अपनी बहन द्वारा दिए गए कार्य को सुनकर मेईयान के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति थी, और जो कोई नहीं जानता था वह सोच सकता है कि लूसी पर उसका पैसा बकाया है। उसने लूसी पर तिरस्कार भरी नजर डाली और अनिच्छा से उसे अपने बाथरूम में ले गया। मेशू लूसी से अस्थायी रूप से मुक्त होकर अपने कमरे में लौट आए और तुरंत जियांग हे को बुलाया। उसने उससे लूसी को जल्द से जल्द छोड़ने की व्यवस्था करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अध्याय 276 मधुर रात्रि। मेशू ने बिना किसी सफलता के कई बार कॉल करने की कोशिश की, इसलिए उसने अस्थायी रूप से हार मान ली। उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया, ये सोचकर कि लूसी को यहाँ रात बिताने से कोई नुकसान नहीं होगा। वह पहले भी यही सोया था और उसके ठीक होने पर वे उसे वापस सामान्य स्थिति में भेज सकते थे। इसी विचार के साथ वह नहाने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। जब वह बाथरूम से बाहर आए, लूसी बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, मेयू का नया पजामा पहने हुई थी और मेयान कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये काफी आश्चर्यजनक था। लूसी को वास्तव में मेयान द्वारा यहाँ वापस लाया गया था, जो अप्रत्याशित था। उसने सोचा कि मेयान इस बार उसे अपने पास रख सकता है और पिछली बार की तरह उसे अपने कमरे में नहीं आने देगा। यान्यान कहाँ है? पहले वाला छोटा भाई, मेशू ने उत्सुकता से पूछा। लूसी का शरीर तनावग्रस्त हो गया और जवाब देते समय उसकी आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी। छोटा भाई मुझसे नाराज हो गया और मुझे वापस भेज दिया। वह मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था। मेशू अपनी हंसी रोकने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि उसने तुरंत कल्पना की कि वे दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है जियोबाओ, तुम आज रात बहन के साथ सो सकते हो, मेशू ने कहा और कंबल का कोना उठाकर उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। लूसी को अचानक थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उसे डर था कि कहीं मेशू कुछ नोटिस न कर ले। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से कंबल के नीचे रेंग गया। एक पल के लिए भी बाहर रहना नहीं चाहता था। हालांकि वह कंबल वह नहीं था जिसे मेशू ने इस्तेमाल किया था, फिर भी उसमें उसकी मीठी खुशबू आ रही थी। लूसी को उसके दिल की धड़कन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसका शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया और उसका चेहरा तमतमा गया। सौभाग्य से मेशू ने ध्यान नहीं दिया। वह वैनिटी में चली गई और अपनी त्वचा की देखभाल की दिनचर्या शुरू की। खुद को अच्छी खुशबू देने के बाद उसने लापरवाही से लाइट बंद कर दी। कमरे में तुरंत अंधेरा हो गया। लूसी को लगा कि अंधेरे में उसका दिल और भी जोर से धड़क रहा है। उसने जल्दी से कंबल खींचकर अपनी छाती तक कर लिया। उसे बिस्तर के दूसरी तरफ डूबकी का एहसास हुआ और वह अपनी सांसें रोके बिना नहीं रह सका। जियोबाओ, क्या तुम्हें नींद आ रही है? मेशू करीब आ गया। ये जांचना चाहता था कि वह जाग रहा है या नहीं, लेकिन अंधेरे में उसके करीब आने से उसकी खुशबू उसे घेर लेती थी और वह घबरा जाता था। उसका गला रुंध गया। वह चिल्लाने में कामयाब रहा, मम्मा। मेशू ने उसके सिर को प्यार से थपथपाया। ठीक है जियोबाओ, अब सो जाओ। शुभ रात्रि। भोर में उसके बगल वाले आदमी को जियांग हे द्वारा ले जाया जाएगा और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ये ध्यान में रखते हुए मेशू ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही वह सोने ही वाली थी, एक भारी हाथ अचानक उसकी कमर से चिपक गया। मेशू सहजता से लूसी की ओर मुड़ी, उसके कंधे को थपथपाया और आधी नींद में बुदबुदाया, जियोबाओ, इधर उधर मत खिलो।
सो जाओ दीदी, यहाँ बहुत अंधेरा है। जियो बाओ डरा हुआ है। क्या बहन जियो बाओ को सोते समय पकड़ सकती है? लूसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर उसे अपनी गर्म सांसों से लुभाया, जो उसकी गर्दन और कंधे से टकरा रही थी। मेशू को उसके द्वारा थोड़ी खुजली हुई और उसकी आधी जागृत अवस्था में उसने सोचने की क्षमता पूरी तरह से खो दी। उसने स्वेच्छा से उसके सिर को अपने आलिंगन में छिपा लिया और उदारतापूर्वक उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ठीक है अच्छे लड़के, अब सो जाओ। इसके साथ ही मेशू गहरी नींद में सो गई। लेकिन लूसी उतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसका शरीर अकड़ गया और उसने अपना सिर हिलाने की भी हिम्मत नहीं की। उसके गाल पर जो कोमलता महसूस हुई उसने उसे कुछ हद तक बेचैन कर दिया। हालांकि उसकी तर्कसंगतता के बचे हुए टुकड़े उसे बता रहे थे कि इस समय बेहतर होगा कि वह कुछ न करे। यदि मेशू को इसका पता चल गया तो वह उससे और भी अधिक नफरत करेगी और वह उसके करीब आने का अपना आखिरी मौका खो देगा। लेकिन अपनी सारी तर्कसंगतता के साथ भी वह उसकी छाती को अपने चेहरे पर उठने और गिरने से नहीं रोक सका। वह सहता रहा और सहता रहा, लेकिन अंततः पीछे नहीं हट सका। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसका गाल तेजी से उस रोमांचकारी जगह से आगे निकल गया। उसे जगाने से पहले वह जल्दी से एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में आ गया और उसे अपनी बाहों में संतुष्ट रूप से पकड़ लिया। वह बस उससे मिलने का मौका चाहता था और उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि मेशू का दिल सचमुच पत्थर का बना था। यदि वह अपने जीवनकाल में कभी किसी पुरुष से प्रभावित महसूस करती है तो वह पुरुष केवल वही हो सकता है। जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था उसके साथ सपने में भी सोना कितना सुखद था। दुर्भाग्य से रात का समय उसके दिल के अकेलेपन को नहीं भर सका। वर्षों से चली आ रही जैविक घड़ी के कारण उनकी आंखें सुबह 6 बजे तुरंत खुल गईं। जब वह उठा तो उसके बगल वाली जवान लड़की अभी भी सो रही थी। वह गहरी नींद में सो रही थी, यहाँ तक कि उसकी लंबी घुंघराले पलकें भी दिन के समय की अपनी चमक खो चुकी थी, मीठी और मनमोहक हो गई थी। उसने अनिच्छा से उसे जगाया, क्योंकि वह घृणा और नफरत से भरी उस स्पष्ट आंखों की जोड़ी को दोबारा नहीं देखना चाहता था। लूसी कुछ देर तक मेशू को ऐसे ही देखती रही, जब तक कि उसकी बाहों में बैठी लड़की ने अपनी लंबी पलकें नहीं झपकाई और धीरे से अपनी आंखें नहीं खोली। लूसी का दिल धीरे धीरे डूबता गया। आप जाग रहे हैं? मेशू के चेहरे पर अब सौम्य मुस्कान नहीं दिखी, बल्कि उसने इस तथ्य को भावहीन रूप से बताया। लूसी व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए और अपना हाथ हटा लिया जो उसके कंधे पर रखा हुआ था। वह मुड़ गया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह सहज स्वर में बोला, सुप्रभात। कल रात आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेशू ने पहले ही अपने कपड़े उठा लिए थे और बाथरूम की ओर जा रही थी जब उसने ये सुना। वह रुकी और बोली, मेज पर लॉलीपॉप का एक डिब्बा है, आप उन्हें जियांग ही को दे सकते हैं। भविष्य में जब आपके पास एक और एपिसोड होगा तो वह आपको एक दे देगा। अध्याय 277 बातचीत टूटना। लूसी रुक गया, मानो उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारा गया हो। आप जा सकते हैं, मुझे स्नान करना है, और अगर कुछ भी होगा तो जियांग वह आपको सूचित करेगा। मेशू ने यह बात ठंडे स्वर में कही और जोरदार आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मेशू बाथरूम की ठंडी दीवार के सहारे झुककर अपने तेज दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वास्तव में वह उतनी शांत नहीं थी जितनी वह दिखती थी। अगर उसे पता होता कि वह आज सुबह ठीक हो चुके लूसी के पास उठेगी तो उसने कल रात उसे फर्श पर सोने पर जोर दिया होता। शयन कक्ष का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज बाहर से आ रही थी। मेशू ने गहरी सांस ली, घबराकर बाथरूम का दरवाजा खोला, पुष्टि की कि लूसी वास्तव में चली गई थी, और अंततः राहत की सांस ली। मेज पर रखी कैंडी ले ली गई थी और अब जो कुछ बचा था वह जियांग हे को पिछली रात के बारे में जानकारी देने के लिए था। उसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसे नुकसान का एहसास क्यों हुआ? मेशू इसका पता नहीं लगा सकी और वह इस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। इस जीवन काल में उसके पास बहुत सी चीजें थीं जो वह करना चाहती थी, और किसी अच्छे आदमी से शादी करने का विचार उनमें से एक नहीं था। वह जीवन का आनंद लेना चाहती थी और किसी अन्य मायावी प्रेम प्रसंग में नहीं उलझना चाहती थी। जैसा कि अपेक्षित था, आज सुबह जैसे ही वह बाहर निकली उसने शेंग नियान को दरवाजे पर इंतजार करते हुए पाया। उसने शेंग नियान की ओर हाथ हिलाया, बटलर झाओ को विदाई दी और अकेले शेंग नियान की कार में बैठ गई। जैसे ही वह अंदर आई, शेंग नियान उसके साथ नवीनतम घटनाक्रम साझा करने के लिए उत्सुक थी। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, वह आदमी जब कल रात पुलिस स्टेशन पहुंचा तो बहुत डरा हुआ था। वह मुकदमे में फंसने से डर गया था और उसने मेरे पिता के सामने घुटने भी टेक दिए। लेकिन अंत में कैप्टन वांग ने उसे अभी भी पूछताछ कक्ष में बंद कर दिया था। ये बिल्कुल संयोग था कि कैप्टन वांग इस मामले के लिए जिम्मेदार थे। मेशू ने भौहें उठाईं। मैं कैप्टन वांग को जानता हूँ, वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं और चाहे लिन वेई ने उन्हें कितने भी फायदे क्यों न दिए हों, वह लू मिंग को रिहा नहीं करेंगे। बिल्कुल, शेंग नियान ने कहा। उस महिला के बारे में बोलते हुए शेंग नियान की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। लिन वेई उसे निपटना वास्तव में आसान नहीं है,
लेकिन अब उसका मेरे पिता के साथ मनमुटाव हो गया है। मैं बता सकता हूँ, ऐसा लगता है कि उनके बीच कुछ स्थायी स्नेह है। बोलते समय उसकी आंखों में जो सूनापन था उससे पता चलता है कि यह उसके लिए आसान नहीं था। मेई शू ने विषय बदल दिया। तो क्या आप कोई जानकारी हासिल करने में कामयाब रहे? मैंने किया, और यही कारण था कि शेंग नियान सुबह सुबह उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मुझे लगता है कि उन दोनों के पास छिपाने के लिए रहस्य है। कल रात पुलिस स्टेशन में लिन वेई जू मेरे पिता को थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। उसने आंखों में खुली नफरत से मेरे पिता की ओर देखा। जैसा कि आपने अनुमान लगाया, लिन वेई मेरे पिता को किसी चीज से धमकाने की कोशिश कर रही थी, और मुझे लग रहा है कि यह मुझसे संबंधित है। शायद यह मुझसे भी संबंधित है। मेई शू ने अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें तीव्र आक्रोश से भर गईं। कल रात पुलिस स्टेशन में उन्होंने सच उजागर करने की हिम्मत नहीं की होगी। मुझे कुछ मदद के लिए आपकी मदद चाहिए। आपको किस चीज की जरूरत है? शेंग नियान ने सहज ही महसूस किया कि यह मामला शायद छोटा नहीं है, और उसने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और चुपचाप उसकी ओर देखती रही। मेई शू ने अपनी जेब से एक छोटी सी चिप निकाली और शेंग नियान को दे दी। इसे अपने पिता के फोन में डालो ताकि मैं उनकी कॉल पर नजर रख सकूं। आप अकेले हैं जो इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, और यह सबसे आसान तरीका है। बेशक यही मूल कारण था कि मेई शू शेंग नियान को अपने साथ मिलाना चाहती थी। शेंग नियान की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई, और वह मना करने वाली थी। नहीं, मेरे पिता पूरे शेंग परिवार की संपत्ति रखते हैं, और अगर कुछ भी होता है तो इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। उनके फोन को सुनने से कंपनी के रहस्य आसानी से लीक हो सकते हैं। वह सीधी और सतर्क थी। मेई शू को इसका अनुमान था, हालांकि उसे कोई आपत्ति नहीं थी। यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आपने कल रात सुझाई गई योजना 1 का पालन नहीं किया होगा। शेंग नियान, चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं। आपको संकोच नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी मां की मौत के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं, और मुझे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं है। आपके पिताजी का क्या? शेंग नियान ने उसे गौर से देखा। भले ही आपको शेंग परिवार के रहस्यों की परवाह नहीं है, आपके पिता मेई कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह शेंग परिवार के रहस्यों को आपसे निकालने और उन्हें शेंग परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करने के अवसर का उपयोग नहीं करेगा। शेंग नियान, मैंने सोचा कि हम दोस्त बन सकते हैं। मेई शू ने निराशा से अपनी पलकें झुका लीं। हमने अनुभव साझा किए हैं, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति खुले और ईमानदार नहीं हो सकते। यह अफसोस की बात है। कृपया इस मामले पर गंभीरता से विचार करें। जितनी जल्दी उतना बेहतर। अन्यथा एक बार जब वे हर बात पर चर्चा कर लेंगे तो मुझे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शेंग नियान की आंखों में झिझक की झलक दिखी, लेकिन जल्द ही इसकी जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। हम दूसरा रास्ता खोज सकते हैं, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से उसके फोन की निगरानी कर रहा हूँ। मेई शू ने उपहास किया। शेंग परिवार की खातिर आप बार बार मेरे अनुरोधों को अस्वीकार कर सकते हैं। किसी को ये क्यों विश्वास करना चाहिए कि आप उनके रहस्यों को सुनने के बाद शेंग परिवार की खातिर फिर से जानकारी नहीं छिपाएंगे? इससे मेरे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं वास्तव में आपकी मदद करना चाहता हूं, और मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अब अंधेरे में नहीं छोड़ा। शेंग नियान थोड़ा अधीर लग रहा था, मानो वह मेई शू को अपने दृढ़ संकल्प पर विश्वास कराने के लिए उत्सुक थी। लेकिन ये स्पष्ट था कि जब शेंग नियान बिना सोचे समझे भी शेंग क्वान के पक्ष में खड़ा था, तो मेई शू को अब उस पर विश्वास नहीं था। अध्याय 278 अप्रत्याशित रूप से दोष स्थानांतरित करना। विश्वास कायम करना एक कठिन काम था, लेकिन इसे एक पल में खोना भी संभव था। शेंग नियान समझ गई कि अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की। मुझे अब भी उम्मीद है कि आप इस पर विचार कर सकते हैं। सबसे पहले, मेरे पिता मुझसे बहुत अधिक सावधान नहीं रहेंगे। अगर मैं सुनना चाहूं तो यह आसान है। दूसरे, यह आपके लिए सच्चाई जानने का सबसे तेज तरीका है। मुझे लगता है कि आपको कुछ समझने की जरूरत है, मेई शू ने उसकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। शायद अन्य मामलों में, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि आप शेंग परिवार की इकलौती बेटी हैं, आपके पिता आपसे बहुत कुछ नहीं छिपाएंगे। लेकिन मत भूलिए, अब हम जो जांच कर रहे हैं उसमें आप आखिरी व्यक्ति हैं जिसे आपके पिता सूचित करना चाहेंगे। अन्यथा आपको शेंग क्वान और लिन वेई के बीच के मामलों के बारे में इतने सालों तक अंधेरे में क्यों रखा गया? ये सुनकर शेंग नियान अचानक रुक गई, और उसकी आंखों में अनिश्चितता चमक उठी। ऐसा नहीं होगा। पहले मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मैंने उनके बीच की बातचीत पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जब तक मैं ध्यान देता हूँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वे अपने लेन देन को मुझसे छिपा सकें। शेंग नियान, कभी कभी लोगों को खुद को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए और उन्हें दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए, मेई शू ने बातचीत का लहजा बदलते हुए कहा। वह फिर अपनी ठंडी अभिव्यक्ति पर लौट आए और शेंग नियान को चिप देते हुए कहा, जिस स्थिति में हम हैं उसे देखते हुए, चाहे आप ये करना चाहते हैं या नहीं, ये करना होगा।
आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और एकमात्र व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वह मैं हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो कल रात जो हुआ उसकी सच्चाई जानता हूँ। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? शेंग न्यान का चेहरा ठंडा हो गया। मेशु अप्रभावित रहा। चूंकि वे दोस्त नहीं हो सकते थे, वह केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक कठोर उपायों का सहारा ले सकती थी और बाद में वे बिना किसी संबंध के अपने अलग रास्ते पर जा सकते थे। वह दूसरों के प्रति और उससे भी अधिक अपने प्रति निर्दयी थी। आप क्या सोचते हैं? मुझे कुछ करने की जरूरत है और आप सहित मुझे कोई नहीं रोक सकता। यदि आप मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपको परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। मेशु ने धीरे और जानबूझकर कहा, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है मिस शेन। बहुत भोले मत बनो। जब मेरी माँ के मामले की बात आती है तो जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होता है वह मेरा दुश्मन है। शेंग न्यान ने चिप को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बाहर निकलो। तुम्हारे जैसा हृदयहीन व्यक्ति मेरी कार में बैठने के लायक नहीं है। आपका गुस्सा बहुत बचकाना है मिस शेंगाए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। मेशु ने जवाब दिया। कार का दरवाजा खोला और चली गई। वह स्कूल जाने के लिए आसानी से टैक्सी ले सकती थी, इसलिए शेंग न्यान के गुस्से ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। बिल्कुल उस रात लूसी की तरह। एक बार जब वह चली गई तो शेंग न्यान गुस्से में चला गया। कार की खिड़की कई बार खोली, चिप को बाहर फेंकना चाहा, लेकिन वह हर बार झिझक रही थी और अंततः अपना मन नहीं बना सकी। यहाँ तक कि जब वह शेंग परिवार के घर लौटी तब भी उसने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया था। लेकिन ये वो चीजें नहीं थी जिनके बारे में मेशु को चिंता करने की जरूरत थी। उसे केवल नतीजों का इंतजार करना था। निस्संदेह उसके पास एक बैकअप योजना भी होगी। जैसा कि अपेक्षित था, शेंग न्यान ने उसे निराश नहीं किया। पहली कक्षा के ठीक बाद मेशु को अपने फोन पर एक सूचना मिली जो शेंग क्वान के फोन से जुड़ी थी। भले ही चिप को आधा बाहर निकाल लिया गया हो, फिर भी मेशु शेंग क्वान के फोन तक पहुंच सकता है। शेंग परिवार की प्रतीत होने वाली अभेद्य सुरक्षा प्रणाली को उसके द्वारा फाड़ दिया गया था, जिससे ये टिश्यू पेपर की तरह नाजुक हो गई थी। जैसा कि मेशु ने अनुमान लगाया था, लिन वेई ने दोपहर में शेंग क्वान को फोन किया था। लिन वेई का मुख्य उद्देश्य शेंग क्वान को आरोप वापस लेने और पुलिस से उसके बेटे को रिहा करने और उसे घर जाने की अनुमति देने के लिए राजी करना था। लेकिन शेंग क्वान को स्पष्ट रूप से लूमिंग की असली पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह पीछे हटने से इनकार करते हुए अपनी बेटी की ओर से बदला लेने पर अड़ा हुआ था। फिर लिन वेई ने उसे धमकाने के लिए वर्षों पहले की घटनाओं को सामने लाया। बातचीत सुनते समय मेशु ने हेडफोन पहन रखा था और अपने हाथ से उन्हें अपने कानों के पास छिपा लिया था। हालांकि जब वे अपनी बातचीत के इस बिंदु पर पहुंचे तो वह विचलित हुए बिना नहीं रह सके और यहाँ तक कि उसका लगातार लिखता हुआ हाथ भी अचानक रुक गया। यह मत भूलो कि उस समय तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। यदि तुम्हारी बेटी को इसके बारे में पता चला तो वह निश्चित रूप से तुमसे नफरत करेगी। यदि आप आरोप वापस नहीं लेते हैं तो 11 इस मामले को उजागर करें और देखें कि आप शेंग परिवार में कैसे रहना जारी रख सकते हैं। क्या आपको चीजों को इतनी दूर तक ले जाना है? शेंग क्वान लगभग चिल्लाया, अगर हमें वास्तव में उस समय की घटनाओं को फिर से देखना है तो आप ही दोष के बिना नहीं हैं। यदि यह आपके लिए नहीं होता, यदि आपने जानबूझकर गर्भावस्था परीक्षण का परिणाम कार में नहीं छोड़ा होता, तो मेरी पत्नी को कार में हमारे संबंध के बारे में कैसे पता चलता और बाद में उसे दिल का दौरा कैसे पड़ता। सुनते ही मेशु ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वर्षों पहले हुई दुर्घटना के बारे में उसे लंबे समय से संदेह था। भले ही शेंग न्यान की मां ने बाय लिंग की कार दुर्घटना देखी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि यह इतनी गंभीर हो कि उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। सबसे संभावित परिदृश्य यह था कि किसी और चीज ने उसे उकसाया था जिससे उसे दिल का दौरा पड़ा। पहाड़ी सड़क पर आपातकालीन उपायों के लिए कार को रोकना मुश्किल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उपचार लेने में देरी हो सकती है। इसके अलावा मरीज उस समय अत्यधिक भावुक था, जिसके कारण अंततः ही त्रासदी हुई। बाद में अपने मामले को छुपाने के लिए शेंग क्वान ने कार दुर्घटना के लिए बाय लिंग को दोषी ठहराया था। मेशु की उंगलियों ने पेन को इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों पर हल्का नीला रंग दिखाई देने लगा। सबूत के इस टुकड़े के साथ वह अब शेंग क्वान से सच उगलवाने के बारे में अधिक आश्वस्त थी। अध्याय 279 बातचीत। इसके अलावा उसके पास अभी भी एक इक्का था। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि यह रहस्य उसके मुंह से बाहर आए जब तक कि उसे ऐसा न करना पड़े। स्कूल के बाद मेशु जानबूझकर काम से घर जाने के अपने सामान्य रास्ते पर शेंग क्वान का इंतजार करता था। शेंग क्वान उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपने ड्राइवर को एक पल के लिए बाहर इंतजार करने का निर्देश दिया। फिर वह मेशु को एक ध्वनिरोधी बैठक कक्ष में ले गया। हालांकि इसके तुरंत बाद अंदर से एक तेज आवाज गूंजी। चिंतित सचिव ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, श्रीमान शेंग, क्या तुम ठीक हो? क्या आपको चाहिए कि मैं पुलिस बुलाऊं? बैठक कक्ष का दरवाजा अचानक अंदर से खुला हुआ था और शेंग क्वान की उग्र अभिव्यक्ति अभी तक दूर नहीं हुई थी जब सचिव उससे टकरा गया।
वह अचंभित रह गई। मिस्टर शेंग, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको चाहिए कि मैं पुलिस बुलाऊं? फार दो दूर, शेंग क्वान ने कठोर शाप दिया। तुम्हारा कोई काम नहीं, कंपनी में सभी को काम से जाने के लिए कहो। लेकिन श्रीमान शेंग, सचिव अभी भी चिंतित लग रही थी और उसने चुपचाप बैठक कक्ष में नजर डाली, लेकिन केवल गंदगी ही देख सकी। दफा हो जाओ, क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? शेंग क्वान इस बार गुस्से में था। सचिव, जो कई वर्षों से उसके साथ था, ने उसे कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। उसने समझदारी से आगे कुछ न कहने का फैसला किया और जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर पीछे हट गई। शेंग क्वान ने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को दूर कर दिया और एक बार फिर से जोरदार थट के साथ दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह पीछे मुड़ा और सोफे पर बैठी आराम से चाय पी रही युवती की ओर घूर कर देखा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? उसने पूछा। मैं कैसे जानता हूँ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मुझे किस चीज की परवाह है। बाकी हर चीज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मेईशू ने उत्तर दिया। श्रीमान शेंग, आप क्या सोचते हैं? मेईशू ने चाय का कप रखा, सोफे पर पीछे झुक गई और आलसे से अपने पैरों को पार करते हुए कहा, जब तक आप मुझे वह सब कुछ बताएंगे जो आपने तब देखा था जब मेरी माँ की दुर्घटना हुई थी, मैं स्वाभाविक रूप से इसे आपके लिए गुप्त रखूंगी। आखिरकार इस तरह के अप्रिय मामले का खुलासा करने से मुझे किसी भी तरह से फायदा नहीं होगा। शेंग क्वान ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, मैं पहले ही पुलिस को बता चुका हूँ कि उस समय क्या हुआ था। आपकी माँ की कार दुर्घटना तेज गति के कारण हुई थी, जिसके कारण चट्टान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं? आपको सच बताने के लिए, मेरी माँ उस समय मेरे साथ फोन पर थी। मैंने उसे सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए याद दिलाया क्योंकि उसे जल्दी से वापस जाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वह निश्चित रूप से तेज गति से गाड़ी नहीं चला रही थी, खासकर खतरनाक पहाड़ी सड़क पर। मेईशू ने आत्मविश्वास से कहा, जब तक आप सच बताते हैं, हमारा सौदा स्थापित हो जाएगा। एक न केवल आपका रहस्य रखेगा, बल्कि मैं आपको एक ऐसा रहस्य भी बताऊंगा जिससे लिन वेई आपको फिर से धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा। शेंग क्वान की आंखें थोड़ी चमक गईं और उन्होंने सावधानी से पूछा, युवा महिला, ऐसा लगता है कि आपको काफी कुछ पता चल गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या शेंग नियान की इस मामले में कोई भागीदारी थी? मेईशू एक पल के लिए रुकी और शेंग नियान के बारे में सोचने लगी, जो खुद से बहुत बड़ी होने के बावजूद असाधारण रूप से भोली लगती थी। उसने अपना सिर हिलाया और बेबसी से मुस्कुराए। मैंने आपकी बेटी को सहयोग देने की कोशिश की, क्योंकि इससे मेरी जांच बहुत आसान हो जाएगी। दुर्भाग्य से मिस शेंग नियान ने सहयोग नहीं किया। वह तुमसे बहुत प्यार करती है और उसे विश्वास है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। शेंग क्वान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अभी भी ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहा था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें इतना सब कैसे पता चला। श्री शेंग, मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। मेईशू ने अचानक अपनी आंखें उठाईं और उसकी ओर ध्यान से देखा। मैं यहाँ आपके साथ बातचीत या चर्चा करने के लिए नहीं हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर लिन वेई में आपको धमकी देने की क्षमता है, तो इसका मतलब है कि वह मेरी संभावित साथी भी हो सकती है। मेरे हाथ में बहुत सारे कार्ड हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ सहयोग करता हूँ। मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ। शेंग क्वान झिझका। अंततः वह शांत हो गया और सोफे पर बैठ गया और मेईशू द्वारा अभी कहे गए शब्दों पर गहराई से विचार करने लगा। मेईशू ने जल्दबाजी नहीं की और उसके साथ फायदे और नुकसान का विश्लेषण करना जारी रखा। एक और बात है, और आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यदि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो लिन वेई निश्चित रूप से आपका पीछा करेंगे। तब तक मिस शेंग नियान को सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार जब मिस शेंग नियान को पता चला कि उसकी मां की मृत्यु उसके अपने जैविक पिता के हाथों हुई थी, जिसे वह हमेशा बहुत प्यार करती थी, तो क्या आपको लगता है कि वह अपने पिता के रूप में आप पर भरोसा करना जारी रखेगी, जैसा कि वह अब करती है? ये सुनकर शेंग क्वान की आंखों में दर्द का आभास हुआ। अचानक उसे लिन वेई के साथ अपने लापरवाह संबंध पर गहरा पछतावा हुआ। यदि वह पीछे हट जाता और उससे नहीं उलझता, तो अब उसका एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण परिवार होता। लेकिन दुर्भाग्य से पछतावे का कोई इलाज नहीं था। शेंग नियान ने पहले ही अपनी मां को खो दिया था, और यदि वह जिद्दी बना रहा, आगे बढ़ने पर जोर देता रहा, तो उनका परिवार जल्द ही पूरी तरह से टूट सकता है। बहुत विचार करने के बाद शेंग क्वान ने अंततः थके हुए ढंग से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मैंने देखा, लेकिन तुम्हें वो 2 बातें भी पूरी करनी होंगी जो तुमने बताई। ठीक है, मेईशू ने उत्तर दिया। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली और अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश की। शेंग क्वान के सामने खुद को कांपने या कमजोरी दिखाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन केवल वही जानती थी कि इस समय उसका हृदय कितना उत्साहित था। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।